Good evening, students. Today we are going to start with second chapter, Principles of Management. What exactly do we mean by Principles of Management and who gave Principles of Management? Principles of Management means broad and general guidelines to managerial decisions and action. इसका मतलब क्या है कि ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, कोई चीज़ हमें एज गाइडलाइंस दी गई जिससे मैनेजर्स आसानी से एक्शन ले सकते थे. आप बिलीव नहीं करेंगे, वे बैक 1917 में ये प्रिंसिपल्स इनिशिएट हुए थे. दीज वर इनिशिएटेड बाय अ पायनियर कॉल्ड हेनरी फयोल. Now, Henry Fayol was born in 1841 and he was alive till 1925. He was engineer by profession, but he started working as a manager in a French mining company, where for 30 years he worked as a managing director. In 1916, he realized that a forum was required and where all the people could come and discuss different things and different aspects of management. Why? Because he kept on working for a very long time and he realized that the organizations, they required some practical kind of thinking or practical kind of evolution. So what he did was he made a Center for Administration and Administrative Studies rather in 1916 in Paris, and at that time he initiated 14 principles of management. Can you believe these 14 principles go way back to 1916, which were a part of his experience for 30 years as an MD and rest of the years as a manager. And after 1916, these principles have been studied as a part of management. अगर आप अपनी 12th करते हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, आप MBA करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे. एंड यू विल नॉट बिलीव, वन पर्सन कॉल्ड रॉबिन शर्मा हैज़ ऑल्सो रिटन अ बुक ऑन दीज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी. अगर आप when we finish off these 14 principles, then if you'll sit down and check, you'll see that these 14 principles have been stated there. So very simple rule, very simple law. आप लोग इनको ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, हम एट प्रेजेंट भी यूज़ करते हैं, एंड दे हैव बीन यूज्ड सिंस सो मेनी ईयर्स, ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ. And almost rather not decade, we could say almost for 100 years now, and हर जगह ये इस्तेमाल होते हैं. So principles of management, and we are going to discuss on principles of management. Now what I'm going to do is, this time you remember the first chapter with all the videos and synopsis, मैंने आपको एक्रोनियम दिया था हर एक चीज़ का अलग अलग टॉपिक के ऊपर. हम शुरुआत यहाँ पर एक्रोनियम से करेंगे. मैं आपको वन वर्ड मीनिंग दे रही हूँ. कुछ 7 प्रिंसिपल्स आउट ऑफ 14 प्रिंसिपल, आई एम पिकिंग अप ओनली 7 प्रिंसिपल्स. फर्स्ट, इसमें लर्निंग टेक्निक क्या है, बिगनिंग हो रही है एक्रोनियम से, और उसके बाद एक नई ट्रिक हम लेकर आएंगे. वो नई ट्रिक हम कब करेंगे, जब हम नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स करेंगे. तो अभी पहले 7 प्रिंसिपल्स के लिए आपको, ताकि रिलेट कर सको आप, मैंने वो एज इट इज़ एक्रोनियम के फॉर्म में किया है. और एक्रोनियम कैसे शुरू होता है, और उससे पहले मैं आपको प्रिंसिपल्स की एक बार डेफिनेशन बता दूँ. यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल एंड ब्रॉड. ठीक है, क्या है ब्रॉड, गाइडलाइंस. किसके लिए गाइडलाइंस है ये, मैनेजर्स के लिए, ताकि वो क्या कर सके, वो एक डिसीजन ले सके और दूसरा दे कैन टेक एक्शन. बेसिक डेफिनेशन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, बहुत सिंपल है, कोई समझने वाली ज़्यादा बात नहीं है. मैंने आपको एग्जांपल दिया. क्या है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस. आपके लिए लिखित कुछ चीज़ें दी गई हैं कि इनको पढ़िए और इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए. आप मैनेजर हैं तो आप एक्शन और डिसीजन अच्छा ले सकते हैं. आप इंडिविजुअल है तो भी आप अपनी इंडिविजुअल वर्किंग बेटर कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं पहले एक्रोनियम से. डू यू केयर. क्या बोला मैंने, डू यू केयर. इसमें 7 प्रिंसिपल्स कवर हुए हैं. क्रोनोलॉजी में नहीं है जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिए हुए, बट डू यू केयर एक एक्रोनियम हमने बनाया है. डू यू केयर से हम शुरू करते हैं. पहला, डी एज इन डिसिप्लिन, ओ एज इन ऑर्डर, यू यहाँ पर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सी यहाँ पर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ए यहाँ पर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर यहाँ पर है रेम्यूनरेशन टू पर्सनल, ई यहाँ पर है इक्विटी. अब इनके वन वर्ड मीनिंग. वन वर्ड मीनिंग क्या है, स्टार्टिंग विद डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब क्या, कहना मानना, ओबीडियंस. ठीक है. ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल, चीज़ें अपनी जगह पे रखना. सिंपल, अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, वन वर्ड मीनिंग ढूंढ रहे हैं. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल. ठीक है जी, ऑर्डर. नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इसका क्या है, वन हेड वन प्लान. वन हेड वन प्लान का मतलब कि एक दिमाग और एक प्लान नहीं, इसको इलैबोरेट बाद में करेंगे, पर अभी इसका सब मतलब समझिए, वन हेड वन प्लान.
नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हम जब बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की, इसका मतलब क्या है कि सेंटर में सब चीज़ें, जो मैनेजर है सारी पावर उसके पास, ठीक है। क्या कहता है? कॉन्सेंट्रेशन, सारी पावर मेरे पास। कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ की? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? हमें पता है, अथॉरिटी का मतलब पावर है, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी बांट दी, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। कौन कौन लेकर जा रहा है वो हम बाद में करेंगे। सो यहाँ पर क्या है? डिस्पर्सल है। या सारी हमने एक जगह पे रख ली, यहाँ हमने क्या कर दी? डिस्पर्स कर दी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का वन वर्ड मीनिंग क्या है? अभी बताया, यहाँ पर पावर है, ये लिखा हुआ है पावर है यहाँ पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? ड्यूटी। हमने आपको काम दिया, ऑब्लिगेशन है, बेटा ये काम करके दिखाना पड़ेगा, सो ड्यूटी। नेक्स्ट आता है क्या? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब ओवरऑल पे, कॉम्पनसेशन, सैलरी, माया, खुशी, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, सो रेम्यूनरेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी मतलब सब बराबर हैं, यानी फेयरनेस टू ऑल, सब लोग को बराबर ट्रीटमेंट देना चाहिए, राइट। तो ये कौन से हो गए? क्या एक्रोनियम है इसका? डू यू केयर। सो डी एज इन डिसिप्लिन, ओ एज इन ऑर्डर, यू एज इन unity of direction, C as in centralization and decentralization, A as in authority and responsibility, R as in remuneration, and last E as in equity. 7 principles done on the tips. Do you care? हम बताएंगे केयर करते नहीं करते, पर पहले इनको एक्सप्लेन करते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। एक आम आदमी के लिए डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का सिंपल मीनिंग है ओबीडियंस, कहना मानना। स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई अगर आप इनडिसिप्लिन हो, आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे। आप ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो तो आपको प्रिंसिपल के पास जाएंगे। आप उससे ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो तो आपको क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन में इनडिसिप्लिन कैसे और डिसिप्लिन कैसे? देखो बहुत सिंपल सा है, हर एक चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए होता है। डिसिप्लिन का मतलब, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स हैं वो आपको मानने पड़ेंगे। यू हैव टू गिव अग्रीमेंट टू दी रूल्स विच आर गिवन बाय दी बॉसेस। अगर आप सिंपल किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ओबीडियंस, किसको ओबीडियंस दिखानी है? टू द अथॉरिटी। अथॉरिटी को ओबीडियंस दिखाने का मतलब, डिसिप्लिन की मतलब क्या है कि डिसिप्लिन में एक्चुअल में वाइस वर्सा रिलेशनशिप है। गुड सुपरवाइजर्स होने चाहिए, क्योंकि गुड सुपरवाइजर्स होंगे तो आप जब काम करेंगे तो आपका काम भी उतना ही एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा। तो जो ये गुड सुपीरियर है ये आपको बोलेंगे कि भाई काम करो, अगर आप काम नहीं करोगे तो देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, लेकिन पनिशमेंट को अवॉइड करो, ठीक है। सो हम गुड सुपरवाइजर्स क्या करेंगे? जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। हम आपको अननेसेसरीली पिनलाइज नहीं करेंगे। जब तक कि आप काम नहीं कर रहे तब तक हम आपको पिनलाइज करेंगे, जैसे आप काम करते हैं हम आपको किसी भी तरह से पिनलाइज नहीं करेंगे। तो डिसिप्लिन मतलब ओबीडियंस। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी एक एडवर्टाइजिंग, वो एडवर्टाइजमेंट में डील करते हैं। इफ़ दे हैव टू डील विद द कस्टमर्स, हाउ डू दे डील? फॉर्मल डील करते हैं? नहीं, बेसिकली ऐड बनाना है, बहुत सारी चीज़ें इनफॉर्मल होती हैं, लेकिन उनका जो तरीका होता है ना, अप्रोच होती है कस्टमर्स के थ्रू, वो भी डिसिप्लिन मैनर में होती है। हर एक चीज़ प्रॉपरली बनाई जाती है, कास्ट आउट की जाती है, ऐसे रैंडमली चीज़ें नहीं आ जाती। सो डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। आते हैं इसके कीवर्ड्स पे, शुरू करते हैं। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, ओबीडियंस टू एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। ओ जो तुम्हें मिलती है ना, पहला लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलती है और साइन करते हो बड़ी तरह से, वो ये वही ओबीडियंस है भाई साहब। रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी, बॉसेस का कहना मानना। डिसिप्लिन को क्या चाहिए? गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, पार्शल नहीं होने चाहिए ना। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, एक दूसरे की बात मानना, चाहे बॉसेस हैं चाहे दूसरे हैं। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, पहले तो हम आपको पेनलाइज करेंगे नहीं, लेकिन वो सबको बराबर की जाएगी। अगर कोई चीज़ आप डिसोबीडियंस दिखा रहे हैं तो वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक ही चीज़ है। अगर आप लेट कमर है तो लेट की, अगर एब्सेंट लिखनी है तो वो सबके लिए एब्सेंट है, ठीक है। पंचिंग कार्ड्स दिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए कहा जाता है, तो अगर आप नहीं टाइम से पहुंच रहे हैं तो वो एल है, लेट है तो लेट सबका ही है, एक जने का नहीं होगा। वर्कर्स और मैनेजमेंट को अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करना चाहिए। कमिटमेंट्स को ऑनर करने का मतलब क्या है कि मान लो वर्कर्स ने और मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया, मैनेजमेंट ने कहा कि भाई ऐसा है, अगर आप हमारे ओवर टाइम काम करेंगे ना तो हम आपको एक्स्ट्रा वेज देंगे। अब वर्कर्स ओवर टाइम काम कर लेते हैं लेकिन मैनेजमेंट एक्स्ट्रा वेज नहीं देती है, क्या हो गया? नॉट ऑनरिंग योर कमिटमेंट।
मैनेजमेंट ने कहा कि जब कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जिसमें हमें वर्कर्स से अगर एक्स्ट्रा टाइम कराना है या ओवर टाइम कराना है तो आप करेंगे, तो वर्कर्स उस समय तो हाँ कर देते, लेकिन जब रियल टाइम आता है तो वो काम नहीं करते। तो अब वर्कर्स ने क्या करा, अपनी कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया, ठीक है, अपनी चीज़ जो हाँ कर दी थी उसको पूरा नहीं किया। इससे क्या होगा, इससे सारा का सारा बायस्ड एटीट्यूड आ जाएगा। तो बिना किसी बायसनेस के, विदाउट एनी प्रेजुडिस, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ शुड ऑनर देयर कमिटमेंट। ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, सही चीज़ सही जगह पे, सही लोग सही जगह पे। हम बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके स्कूल के रिसेस का। सोचिए अगर आपका स्कूल फ्रॉम LKG टू 12th तक है और आपके स्कूल में हम हर एक क्लास को अलग अलग टाइम पे रिसेस देते हैं, तो क्या होगा, जब एक क्लास की रिसेस होगी बाकी सारा स्कूल पढ़ रहा होगा, तो वो बच्चे ना खेल सकते हैं ना हल्ला मचा सकते हैं, क्योंकि जैसे वो हल्ला मचाएंगे बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। इमेजिन कीजिए अगर 12 क्लासेस हैं और 12 अलग अलग टाइम्स पे हम इंटरवल दे रहे हैं, तो टीचर्स कब फ्री होंगी एंड इंटरेक्शन कब होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑन द होल कब काम करेगी। और फिर अगर किसी को कोई काम है रिसेस के टाइम पे, तो हर बंदा अपने टाइम से अपने इमीडिएट हेड को, यानी प्रोबेबली प्रिंसिपल को या वाइस प्रिंसिपल को, किसी को मिलने जाना चाहता है तो वो अपने हिसाब से जाएगा, और अपने हिसाब से जाएगा तो बेचारा जो हेड है वो सारा टाइम लोगों को, स्कूल की टीचर्स को एंटरटेन करता रहेगा। तो फिर बाहर जो पेरेंट्स आए हैं या और कोई जो पीयर्स हैं उनको कब अटेंड करेगा। डिसऑर्डर, टोटल कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ डिसऑर्डर। अगर आपको फुटबॉल ढूंढनी है तो फुटबॉल आप कहाँ ढूंढते हैं, प्रिंसिपल के कमरे में जाकर नहीं, स्पोर्ट्स रूम में। अगर आपको टीचर को ढूंढना है नॉर्मल रूटीन में तो कहाँ ढूंढते हैं, उसके वर्क स्टेशन पे। अगर आपको रिसेस में टीचर को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढते हैं, कैंटीन में, बिकॉज ये चीज़ें स्टेटेड हैं, बिल्कुल सिंपल है। सो जब हम ऑर्डर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक के बाद एक चीज़, जो भी चीज़ है सही जगह पे पड़ी होनी चाहिए। आप अपने घर में अगर खाना डाइनिंग टेबल पे खाते हैं तो दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर, लेकिन अगर अपने घर में खाना सोफे बैठ के खाते हैं तो वो कंप्लीट डिसऑर्डर है। प्लीज़ चेंज दिस हैबिट, ठीक है। क्योंकि अगर हम आपको ढूंढ रहे हैं, आपका जो मान लीजिए मम्मा है या कुक है, कोई भी आपको चपाती सर्व करने के लिए ढूंढ रहा है, वो डाइनिंग टेबल पे आ रहा है और आप कहीं और बैठ के अपने रूम में खा रहे हैं, कहीं और जाकर घुमे हुए हैं, तो उनको टाइम वेस्टेड, एफर्ट्स सारे वेस्ट हो जाएंगे आपको ढूंढने के लिए। बाकी टाइम जो बाकी लोग हैं वो उनको खाना नहीं मिलेगा। सो लॉट ऑफ क्योस एंड कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर हो जाएगा, नहीं चाहिए भाई। सो ऑर्डर दो तरह का होता है, सोशल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर रिलेटेड टू पीपल, मटेरियल ऑर्डर रिलेटेड टू थिंग्स। हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, यानी, और हर लोग अपनी जगह बैठे होने चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल चीज़ और लोगों का दोनों का दिया है। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर। आर प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए अपनी एक जगह और हर चीज़ अपनी जगह पे, एवरीथिंग एट इट्स ओन प्लेस। अरेंजमेंट ऑफ राइट पर्सन एट राइट प्लेस, राइट थिंग एट राइट प्लेस। क्या है, सही बंदा सही जगह पे, सही चीज़ सही जगह पे। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, पीपल एंड मटेरियल शुड बी केप्ट एट सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम। अप्रोप्रिएट टाइम पे चीज़ अपनी जगह पे मिलनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा है। आप अपने लिए कोम कहाँ पे ढूंढते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे ही ढूंढते हैं ना। कहाँ यूजुअली आपकी कोम आपके स्कूल बैग में हो, वही इट्स अ वेरी ग्रूस आइडिया, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। एक्चुअली वो कहाँ पे होनी चाहिए, ड्रेसिंग टेबल पे होनी चाहिए। सो क्या बोला, सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम, सही टाइम पे। इमेजिन कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लंच आवर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम से हो गए, तो अप्रोप्रिएट टाइम तो नहीं हुआ ना, सब लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ कर रहे हैं। नॉट अ गुड आइडिया फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्डर दो तरह का होता है, लाइक आई टोल्ड यू, सोशल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर। सोशल मतलब राइट पीपल एट राइट प्लेस एंड मटेरियल ऑर्डर मतलब राइट थिंग एट राइट प्लेस। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डू हमारा खत्म हो गया, डी ओ, अब हम कर रहे हैं यू, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मैंने आपको ऑलरेडी वन वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, वन हेड वन प्लान। Now what exactly do we mean by unity of direction? One head one plan, मतलब एक दिमाग में एक प्लान चलना चाहिए। हाँ, हमारा मजाक उड़ रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक टाइम पे एक प्लान की जगह बहुत सारे प्लान चल रहे होते हैं। क्लास में बैठे हुए होते हैं, सोच रहे होते हैं कि रिसेस में क्या खाना है, दोपहर को मम्मी ने क्या बनाया, अच्छा नहीं बनाया तो मैं कहाँ पर खाऊंगा, या फिर हाय ये टीचर कितना बोरिंग लेक्चर दे रही है, कुछ और कर लेते। इतने सारे प्लान चल रहे होते। इमेजिन वन हेड वन प्लान। वन हेड वन प्लान का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, इसका मतलब है कि एक टाइम पे एक इंसान को एक काम करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन में हेड जो है उसका एक्चुअली प्रेरोगेटिव है कि वो जो लोग अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं उनको एक ही डायरेक्शन में मूव करके
एक ही काम को कंप्लीट किया जाए। क्यों? क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन, सब लोग एक टाइम पे एक ही काम कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब एक बाइंडिंग फोर्स है। ये जो वन हेड वन प्लान है ना, ये हेड जो बैठा है ये सबके लिए एक ही प्लान बना रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, बाइंडिंग फोर्स है, सबको इकट्ठे लेकर आ रहा है। सो वन हेड वन प्लान, एक बारी में एक जगह पर एक ही हेड होना चाहिए जो एक प्लान बताए और आप वो एक प्लान करें। क्या आप क्लास में एक साथ एक टाइम पे 5 सब्जेक्ट्स के टेस्ट देते हो? नहीं, एक ही के, वन हेड वन प्लान। Now I'll make you understand and we'll just do the synopsis of what exactly do we mean by one head one plan.